हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। आपका बहुत स्वागत सर, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नमस्ते, थैंक यू यास्मीन जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आप बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है सर कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर जब से मेरी समझ बनी है, यूएन को हमने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तब से हमने उसमें एक सवाल जरूर देखा कि भारत जो है वो उसमें परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, ये सवाल। और अब के हमने कुछ 8-10 सालों का देखें तो ये सवाल और तेजी से हमारे सामने आने लगा। अब ये क्या हुआ है कि आपने भी देखा होगा, और एंड आई एम श्योर मेरे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इससे अवेयर होंगे कि यूएन में जो हमारे भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, रुचिरा कंबोज, उन्होंने जो है वो अच्छी लताड़ लगाई है और उस पर बात काफी ज्यादा हो रही है। तो हम आपसे यूनाइटेड नेशंस का पक्ष भी जानना चाहेंगे। उनका थोड़ा सा मैं बता दूं उन्होंने। अच्छा, यहाँ ये कितनी अच्छी बात है कि भारत अपनी लड़ाई तो लड़ता है, साथ साथ दुनिया की लड़ाई, जो जिन लोगों को वहां प्रतिनिधित्व नहीं है उनकी लड़ाई भी लड़ता है भारत। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल सही करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी, यानी दोनों की बात की गई है यहाँ पर, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाए। तो क्या कहेंगे? इंडिया ने तो यहाँ ओपनली चैलेंज कर दिया है, और अब तक जो 5 परमानेंट सदस्यों का जिस तरह से हम बाकी के 188 देशों पर दबदबा, उसको लेकर खुलेआम बात की गई है भारत की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी। देखिए, वर्ल्ड गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, और वर्ल्ड हम्म। गवर्नेंस में भागीदारी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो जो रियलिटीज थी 1919 की, उसके बाद जो रियलिटी बनी 1945 की, उन रियलिटीज में जमीन आसमान का अंतर है। फॉर एग्जांपल 1919 का अगर आप लीग ऑफ नेशन का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगी तो आप पाएंगे कि लीग ऑफ नेशंस के डॉक्यूमेंट में तो कॉलोनीज और डोमिनियंस को भी स्टेटस प्राप्त था कि वो लीग ऑफ नेशन का डॉक्यूमेंट साइन कर सके। लीग ऑफ नेशन एक ट्रीटी है, ठीक है ना, लंदन चार्टर के नाम से उसको जाना जाता है। और जो अगर आप वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी पढ़ेंगे तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रीटी टू बी कॉल्ड एज ट्रीटी कि उसको स्टेट साइन करते हैं सिर्फ। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन which is not a state do not have the constituent power to sign a document called treaty। तो ट्रीटी तभी बनता है जब कोई उसको स्टेट साइन करते हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशन ट्रीटी था, उसको नॉन स्टेट्स यानी डोमिनियंस और कॉलोनीज जो थी वो साइन किए हुए थी। फॉर एग्जांपल इंडिया मेंबर था लीग ऑफ नेशंस का। आपको ये भी पता है कि यूएन चार्टर जो अडॉप्ट हुआ 1945 में हुआ, इंडिया उसका मेंबर बन गया, ओरिजिनल मेंबर अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द यूएन चार्टर 1945 में। जबकि इंडिया को सॉवरेनिटी मिली है 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। सो स्टेटस आप इंडिया का ऐसे आप समझ सकती हैं। तो मेरे कहना ये चाह रहा था कि इंडिया जो 1919 में था, इंडिया जो 1945 में था, और इंडिया जो 2024 में, वो सेम है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर मैं गलत नहीं हूं यास्मीन जी तो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, और जिसका 1.5 बिलियन तो हम लोग हैं, विच रफली कॉन्स्टिट्यूट, अगर हम 8 बिलियन को ले लें और 1.6 अपनी बिलियन इन्फ्लेट करके मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए कर लें, वी कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है ना? 8 बिलियन का 10% 800 मिलियन होता है। तो उस हिसाब से हम अगर 1.6 बिलियन लोग हैं तो वी आर अप्रोक्सीमेटली 20%, और वी वुड सून बी द 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन की कोई पॉलिटिकल गवर्नेंस में कोई से ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के 6 ऑर्गन्स हैं। एक ऑर्गन उसका जो है वो जुडिशियल ऑर्गन है, जिसको कि हम आईसीजे के नाम से जानते हैं। आईसीजे के अलावा जो उसके बाकी ऑर्गन्स है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो चुका है, डोरमेंट हो चुका है। उसका रीजन है कि ऑल दी स्टेट्स हैव अक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ट्रस्टीशिप में कोई टेरिटरी आज की डेट में बची नहीं है। तो ये दो बॉडी, अब जो मेन बॉडी बचती है यूनाइटेड नेशन चार्टर की, वो है सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स को बैठने का अधिकार है। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द यूएन चार्टर देन यू हैव अ रिजर्व्ड सीट इन द जनरल असेंबली, एंड आल्सो यू हैव वोटिंग पावर। सो एंड ईच वोट कैरीज इक्वल वेट। तो चाहे आप ईस्ट तिमूर हो, या आप पैराग्वे हों, या आप इंडिया हों, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हों, आपके वोट की वैल्यू एक ही है, उसकी वेटेज भी सेम है।
मगर डिफरेंस आ जाता है यूएन चार्टर में जब हम देखते हैं उसके एग्जीक्यूटिव पावर की, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि पॉलिटिकल फैसले लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 25 रीड विद आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 39 पर से बिकॉज चैप्टर 7 की शुरुआत जो है यूएन चार्टर की वो आर्टिकल 39 से होता है। और आपको इतना बता दिया गया होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस चैप्टर 7 वाले दुनिया पे बाइंडिंग होते हैं एज इफ इट्स अ पीस ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस इफ पास्ड अंडर चैप्टर 7 वो बाइंडिंग होते हैं। देयरफॉर सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस की एक वेटेज होती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो रिजोल्यूशन लेता है, पास करता है, उसका मैकेनिज्म दिया आर्टिकल 27 में। उस मैकेनिज्म में यह है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो 15 है। उस 15 में 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। तो जो भी सब्सटेंटिव मैटर पे वोट होता है, जो भी सब्सटेंटिव मैटर पे वोट होगा, उसको रूल ये है पास करने का रिजोल्यूशन को कि उसको 2/3 वोट मिलना चाहिए। अगर आप 2/3 वोट करेंगे 15 का तो 10 वोट आना चाहिए, ठीक है ना। 15 into 2/3 is equal to 10, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है कि 10 का जो नंबर है वो आना चाहिए P5 प्लस एनी 5, ठीक है। जैसे मान ले 5 परमानेंट मेंबर हो गए, 10 नॉन परमानेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, और इधर P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे 5 हो गए। तो आपको P5 का एक जहती वाला वोट, दे मस्ट एग्री टू द सेम पॉइंट, और बाकी 10 में से कोई भी 5 मेंबर स्टेट उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कास्ट कर देंगे, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो ये जो इनऑर्डिनेट सॉरी इज द रॉन्ग वर्ड, ये जो डिस्प्रपोर्शनेट पावर है P5 के पास, कि कोई भी रिजोल्यूशन वो चाहें तो पास होने से रोक देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब इफ दे डू नॉट गिव अफर्मेटिव एक्सेंट टू द रिजोल्यूशन, वो फिर रिजोल्यूशन कैरी नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। तो अगर वो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा वोट नहीं है इसके लिए, फिर खत्म हो, रिजोल्यूशन खत्म हो गया। भले आपके पास 15 में से 14 कंट्री कहते हैं कि हम इसको पास करना चाहते हैं, सो इवन डेमोक्रेसी फेल्स बिकॉज डेमोक्रेसी फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है ना। तो 15 में से 14 कंट्री कह रही है कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बट मान लीजिए चाइना कह रहा है नहीं पास होना चाहिए, खेल खत्म। तो द क्वेश्चन इज कि जो यूएन के इतने सिग्निफिकेंट डिसीजन है जो कि बाइंडिंग है यूएन चार्टर के अंतर्गत, वो डिसीजन लेने के लिए ये 5 कंट्रियों के पास जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट पावर है, और ये 5 कंट्रियां बैठ के दुनिया का भाग्य निर्माण कर रही हैं। तो पॉइंट यही है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको यूएन की रिलेवेंस को बनाए रखना है तो ये पावर, आज ब्रिटेन कौन सा पावर है भाई? ब्रिटेन की इकोनॉमी इंडिया से छोटी है। आज आप फ्रांस कौन सी बड़ी पावर है, ऐसी मिलिट्री पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो जिसके के आधार पे आप फ्रांस को दिए पड़े हो, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेक सेंस। रशिया कौन सी पावर है? रशिया की इकोनॉमी इंडिया से छोटी है। रशियन इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 3.1 ट्रिलियन या 3.2 ट्रिलियन डॉलर या 2.8 है अब, जो मुझे याद है, ठीक है ना। तो अगर आप रशियन इकोनॉमी को देखें, वो हमसे कम है, और उसके बाद भी उनके पास जो है उसमें बैठे हुए वो, ठीक है ना। मतलब 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो मेरे पास आ रहा है स्टैटिस्टिका का, ठीक है ना। तो आप सोच लें, अगर मैं कह रहा हूँ 1.8 ना होके 2.8 भी हो तो इंडिया से तो छोटी है, बट उनके पास पावर है वीटो का। हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम उसके मेंबर तक नहीं है जनरल असेंबली, अरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। हम टेम्पररी में 2 साल के लिए आते हैं, क्योंकि पता है आपको ये जो बाकी के 10 मेंबर होते हैं उनकी 2-2 साल का टर्न होता है, तो हम कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। So the world is saying, what is this? Why should we listen to these countries who have become insignificant? क्या पावर है इनके पास? रशिया क्या पावर है भाई? रशिया ने तो यूक्रेन में घुस गए लड़ने के लिए क्या कर लिया रशिया ने? रशिया के पास वीटो है, यूके के पास वीटो है, फ्रांस के पास है, और फिर अफ्रीका के किसी देश के पास वीटो नहीं है। ये कितना डेमोक्रेटिक है। लैटिन अमेरिका के किसी देश के पास वीटो नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में तो कोई अंतर नहीं है। अमेरिका कैन नॉट रिप्रेजेंट लैटिन अमेरिका बिकॉज वो यूरोपियन माइग्रेंट की कंट्री है।
तो बेसिकली सारा का 5 में से 4 तो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं। रशिया एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, यूके एक यूरोपियन कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस एक यूरोपियन कंट्री है। तो बाकी के कोई है नहीं, बस एशिया से एकमात्र रिप्रेजेंटेशन चाइना को है। और एशियन पॉपुलेशन जो है, मतलब चाइना और इंडिया मिलकर के ही वर्ल्ड के 40% पॉपुलेशन के अप्रोक्सीमेटली 38-39% पॉपुलेशन को तो ये दोनों कंट्री मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एशिया की पॉपुलेशन देखिएगा यास्मीन जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4.75 बिलियन है। 4.75 बिलियन, आप समझ रही हैं? यानी कि वो करीब करीब कितना परसेंट हो गया? 60% के आसपास तो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की यहाँ पे। और यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, जबकि उनकी पॉपुलेशन 5% का ही, आई थिंक 4-5% का ही है उसमें, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं वीटो पावर में। एग्जैक्टली वही बात तो की जा रही है ना कि वर्ल्ड रियलिटीज हैव चेंज। 8 बिलियन है वर्ल्ड पावर, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 4.75 हम आप है। यानी फॉर ऑल इंडियन एंड पर्पस 60% पॉपुलेशन एशिया में रह रही है और एक कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना? और यूरोप का आप बता रहे हो 5% पॉपुलेशन है, मान लो 5% के लिए आपने 4 मेंबर बनाए हुए हैं। अमेरिका तो यूरोपियन ही है भाई, मैं अमेरिकन, उनकी भाषा इंग्लिश, उनके लोग यूरोपियन, मैं अमेरिका को अमेरिकन तो नहीं मान सकता, वो तो वो तो यूरोपियन कंट्री है। रशिया यूरोपियन कंट्री है, रशिया को मैं अमेरिका, यूरोप तो एशिया तो नहीं मानूंगा। तो यूरोप का ही, ये तो यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर हो गया। नो मैटर आप कितना भी कहें कि रशिया तो यूरेशिया है, बट नो, आई विल नॉट एग्री। आज का जो रशिया है वो मेनली यूरोपियन कंट्री है। तो बॉटम लाइन क्या है कि ये एक दिस शोज कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग रियलिटी। और आप आर्टिकल 108 को कब तक अवॉइड करोगे? बिल्कुल। आर्टिकल 108 कहता है यूएन चार्टर का अमेंडमेंट। भाई चूंकि आर्टिकल 27 में दिया है कि परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 है, तो अब अगर आपको आर्टिकल 27 को अमेंड करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेंड होता है वैसे यूएन चार्टर में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो यूएन चार्टर को अमेंड करने के लिए 108 में उसकी विधि दी हुई है। आप समझ रही हैं? तो वो विधि जो जितनी भी टफ हो, मगर वही मैकेनिज्म है आपका, अब ये लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। They don't want to go through that. ये जो आप ये आर्टिकल 108 109 का जो जिक्र कर रहे हैं, तो ये रेजोल्यूशन, उसमें भी रेजोल्यूशन लाना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, तो उसमें भी वीटो पावर का है ना? तो फिर वहां पे कैसे भारत परमानेंट बन पाएगा अगर वहां पर भी ये वीटो लगा देंगे तो? हाँ बिल्कुल, बिकॉज की उसकी जो कंडीशन है 108 में आप जो पढ़ेंगी उसमें ये है, उसमें 3 स्टेप है। ठीक है ना? सबसे पहले जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन आएगा। ठीक है ना? कहाँ आएगा? जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली उस रिजोल्यूशन को 2/3 जो उसकी सदस्य होंगे उसका वो 2/3 की मेजोरिटी से अडॉप्ट करेगा। जब वो 2/3 देश, मान लीजिए जैसे कि आपका 210 देश है, तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 210 इंटू 2/3। ठीक है ना? 3 सते 21, 7 दूना 14, 140। 140 स्टेट्स आपको चाहिए होंगे उसको रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। अगर 140 स्टेट उसको रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं जनरल असेंबली में, अब सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये सारे 140 डेज का इसका फर्दर 2/3 होगा। ये लोग अपने देश के पार्लियामेंट्स में जाकर के जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके थ्रू इस रिजोल्यूशन को जनरल असेंबली के रेटिफाई करवाएंगे। और जब ये रेटिफाई हो जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के सारे सदस्य इसको मान्यता देंगे, सारे सदस्य, परमानेंट सदस्य, सॉरी। ठीक है ना? और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर अपनी कंट्री में रिजोल्यूशन नहीं पास करवाता है,
तो फिर वो अमेंडमेंट नहीं होगी, सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की जरूरत नहीं है, वो गड़बड़ हो गया। 2 स्टेप है कि वो जो जनरल असेंबली में 2/3 रिजोल्यूशन होगा और उसके बाद ये सारे देश जो 2/3 रिजोल्यूशन जिन्होंने पास किया, अडॉप्ट किया है, ये सारे अपने देश में जाएंगे, रेटिफाई करवाएंगे, और 5 के 5 यदि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है उसने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं करवाया, रेटिफाई नहीं करवाया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से, तो फिर ये रिजोल्यूशन जो है अमेंडमेंट का फेल हो जाएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल की तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एज फार एज द अमेंडमेंट इज कंसर्न। अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली का ही पार्टिसिपेशन है। लेकिन वो जो रेटिफिकेशन का प्रोसेस है, मान ले 140 देशों में से उसका भी 2/3 आपको चूंकि लेना है, तो 3 सते 21, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 चौक 12, यानी करीब करीब मान ले उसको हम कि 80-90 स्टेट चाहिए होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस रिजोल्यूशन को अपने देश में रेटिफाई करवा ले, ठीक है। तो अब उस 80 देश अगर मान लीजिए हैं, तो उन 80 देशों में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनका देश का कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई करना चाहिए। इसीलिए आप ये सुनिए, जब भी इंडिया किसी परमानेंट कंट्री जो परमानेंट मेंबर है कंट्री यूनाइटेड नेशन का, जब भी उनके यहाँ जाता है, इंडिया पहले उनसे ये कहलवाता है कि वो इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल में आने के पक्षधर है। वो क्यों कहलवाता है? वो इसी वजह से, क्योंकि जब अमेंडमेंट मान लीजिए इंडिया ने अगर प्रपोज किया और अमेंडमेंट हो भी गया, अमेंडमेंट का रिजोल्यूशन अडॉप्ट भी हो गया, तो उसके बाद गेम बचेगा दूसरे स्टेप में जब रेटिफिकेशन करवानी होगी। आप समझ रही हैं? इसीलिए इंडिया हर परमानेंट कंट्री क्या जाता है, और जब वो हर परमानेंट कंट्री कहता है कि हाँ हम चाहते हैं इंडिया का मेंबरशिप हो, परमानेंट मेंबरशिप हो सिक्योरिटी काउंसिल में, इसका मतलब वो ये एश्योरेंस दिलाता है कि यदि कल को यूनाइटेड नेशन चार्टर का अमेंडमेंट होता है और उसमें इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर लिया जाता है, तो हम अपनी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को अप्लाई करते हुए उसको रेटिफाई करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। चाइना को छोड़ के सब ने कहा है आज तक। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले चाइना ने भी एक ऐसा कमेंट दिया था कि हाँ दे वांट इंडिया टू बी इन सिक्योरिटी काउंसिल, बट यदि मान लीजिए चाइना नहीं रेटिफाई करे, खेल खत्म हो जाएगा। सो इसलिए इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो जो रुचिरा कंबोज जी कह रही है वो यही कह रही है, बट दे हैव टू पुट चाइना इन पर्सपेक्टिव। जी, जैसे हमने मसूद अजहर के केस में देखा था, तो वहां पे चाइना वीटो कर देता है। एक तो ये समझ से बाहर है चीजें कि पाकिस्तान को लेकर हमेशा से हमने देखा है चाइना का एक पॉइंट रहता है कि अगर भारत है कहीं तो वहां पाकिस्तान को भी लाना ही लाना है, इस तरह से चाइना चलता है और वीटो पावर का उसका साफ खेल दिखता है। कैसे वो चाहता है कि एशिया में केवल वही बना रहे उसका दबदबा, लेकिन भारत नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया ये सारी बाधाएं हैं, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? G4 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें भारत, ब्राजील और आपका ये जापान है, जर्मनी, तो ये 4 ग्रुप्स हैं। उनको लेकर और भी अन्य बाधाएं आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है ये आसान राहें होंगी या और डिफिकल्टीज हैं इसमें? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कितना डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यूएन में तो इस तरह से आसानी से तो कोई ऐसे थाल में परोस के देने वाला नहीं है भारत को। चाहे भारत कितना भी यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत के खिलाफ किस तरह से चीजें हमेशा से चलती हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी प्रेशर बनाने के लिए भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो कितनी और कौन सी बाधाएं आप देख रहे हैं और कितना मुश्किल रहेगी ये राह? देखिए, राह मुश्किल तो होगी क्योंकि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, स्पेशली विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया। और चाइना इंडिया को एज अ थ्रेट परसीव करता है, वो एक दिक्कत का घर हो गया है। जबकि इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग अंडर इट्स कमांड एंड कंट्रोल टू इंश्योर चाइना कि भाई वी कैन ग्रो टुगेदर, ठीक है ना। बट समहाउ फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजंस चाइना देखता है कि इंडिया जो है वो वेस्ट के उसमें जा रहा है, मतलब पाले में, और उस वजह से चाइना की जो एक हेजेमनिक और अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो उनका विजन है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके अगेंस्ट में जाता है। हालांकि कुछ दिनों पहले से कुछ एक पॉजिटिव सिग्नल्स आने शुरू हुए हैं, उन्होंने मोदी जी की तारीफ करनी शुरू की है, मगर शी जिनपिंग जो है वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके परमानेंट पोजीशन ले ली है पॉलिट ब्यूरो में, वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे काफी समय तक। और शी जिनपिंग मस्कुलर पॉलिसी को शो ऑफ करना चाहते हैं चाइना की, बिकॉज उनको ये लगता है कि somehow in his mind he is convinced कि China's time has come
मगर वो अलग बात है कि वो हिम्मत दिखा नहीं पा रहे। 3-4 बार उन्होंने इंडिया के साथ मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की, थिंग्स डिडंट वर्क आउट। गलवान हमने आपने देखा है। अमेरिका के साथ भी उन्होंने मसल को फ्लेक्स करने की कोशिश की, मगर जो ग्रोइंग स्टेचर है इंडिया का और जो ताइवान का रुख है अमेरिका चाइना के लिए, और जो जापान की रुख है चाइना के लिए, उसको देखते हुए चाइना को ये पता है कि ये खेल यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा। चाइना वुड बिट द डस्ट इफ चाइना डज एनी मिसकैलकुलेशन। तो चाइना भी इसको रूल आउट करना चाहता है, वे आउट तो करना पड़ेगा। चाइना को ही आपको न्यूट्रलाइज करना है। चाइना ने अगर अपने यहाँ रेटिफाई कर दिया तो बात हो जाएगी। अगर चाइना ने रेटिफाई नहीं किया अपने यहाँ पे तो फिर ये सारा का सारा अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगा। अब चाइना अगर मान लीजिए रेटिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन पे आएगी बात, जैसे एक सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ प्रैक्टिस शुरू हुई थी कि जो पर्टिकुलर 5 स्टेट्स हैं परमानेंट मेंबर्स, वो वोट नहीं देना चाहते थे, वो क्या करते थे कि उठ के चले जाते थे, एब्सटेंशन। तो वो नहीं कहना चाहते थे, हाँ नहीं कहना चाहते थे, तो एब्सटेन कर लेते थे। बाद में आईसीजे ने कहा एब्सटेंशन का मतलब है कि वो अफर्मेटिव वोट हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कहा कोरम की बात आ जाएगी कि 5 तो होने ही चाहिए वोटिंग के लिए। तो उन्होंने कहा जब 5 परमानेंट मेंबर नहीं है वोटिंग के लिए, कोरम नहीं होगा। लेकिन आईसीजे ने उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की कि नहीं, अगर आप एब्सटेन कर रहे हो तो कोरम माना जाएगा और आपका वोट भी माना जाएगा। तो फिर से वो एब्सटेंशन की जगह अब परमानेंसी वो करने लगे। बट पॉइंट ही कि ये आ चुका है कि भाई एब्सटेंशन हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अगर चाइना उसी रूट को अपनाता है कि भाई डिले करो, और अगर चाइना ने नहीं कराया रेटिफाई तो उसको कैसे देखा जाए, रिजेक्शन देखा जाए, एब्सटेंशन देखा जाए, it will be a huge ruckus will be created, constitutional ruckus. But unless until China comes on board, because India has neutralized all other permanent members. America ने कहा है कि they want it, Russia ने कहा है they want it, Britain ने कहा है they want it, and even France ने कहा है कि they want it. The only country left out is China. अगर चाइना कह देता है वांटेड तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आर्टिकल वो इंडिया मूव करे जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन, और उसके बाद अगर वो उतना मस्टर कर पाते हैं 2/3 तो फिर ठीक है। फिर इंडिया अकेले तो जाएगा नहीं, बिकॉज कि जब आप जाएंगे तो फिर वही होगा, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली बात आएगी। तो इस समय जो 4 सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज देखा जा रहा है, उसमें जर्मनी को देखा जा रहा है, जापान को देखा जा रहा है, इंडिया को देखा जा रहा है, और ब्राजील को देखा जा रहा है। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन फिर से वो रहेगा, अनलेस अनटिल कि आप साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड करो, बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका। और अगर आप अमेंड कर रहे हो और अफ्रीका से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो आई होप कि जो 4-5 कॉन्टिनेंट में से एक ले लें। अब इंडिया जैसे एशियन कॉन्टिनेंट से तो 2 हैं, एक इंडिया है, एक जापान है। यूरोप से ऑलरेडी 2-3-4 है, वहां से एक और जर्मनी की भी बात हो रही है। तो यूरोप अपनी जो हेजेमनी है न्यूमेरिकल वो मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख लें, मेरे ख्याल से ब्राजील का नाम है जी, तो अगर ब्राजील है तो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, अफ्रीकन तो बना नहीं। तो मेरे ख्याल से अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका ही बनता है, जो एक इतनी पावरफुल कंट्री है जिसकी सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जैसे आप देखें पैलेस्टाइन के मुद्दे पे भी जेनोसाइड कन्वेंशन का जो वॉयलेशन का बात था, वो साउथ अफ्रीका में उसमें पार्टी बना, जबकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में तो इसराइल ने कुछ किया भी नहीं था। इसराइल अगर जेनोसाइड हो रहा है तो पैलेस्टाइन में हो रहा है, अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस हो रहा है। So technically Palestinians should have been the party in the dispute, but South African became the party of the dispute, और उसको एक्सेप्ट भी किया आईसीजे ने। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर अभिषेक सर ऐसा भी होगा, और ये भी एक बाधा के रूप में हम देखते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पे बात भी करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पर जब बात करते हैं तो एक जैसे अगर भारत का है तो वहां पर पाकिस्तान को उसके बरक्स ला के खड़ा कर दिया जाता है। जैसे अगर जर्मनी की बात होगी तो इटली का भी रहेगा कि भाई हमको भी चाहिए। तो इस तरह का भी ये प्रॉब्लम आगे रहेगा। दूसरा कि एक समस्या ये कि भारत यूएनएससी में परमानेंट सदस्य की दावेदारी, और एक तरफ ये है कि यूएनएससी के चार्टर में जो सुधार की का प्रोसेस है वो ही, उसमें ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतना कॉम्प्लिकेशन है, वो सारा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब इजी तो देखने में लग नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारा देश अगर परमानेंट सीट वहां ले भी पाता है बहुत जद्दोजहद करने के बाद, और जिस तरह से शानदार डिप्लोमेसी का मुजाहिरा इस वक्त भारत कर रहा है, तो लगता है कि आगे की राह आसान करने के लिए भारत मुकम्मल कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल हमें पॉजिटिव रहना चाहिए इस मामले में।
लेकिन इससे भारत की जो दावेदारी है वो कितनी जायज है और क्या क्या फायदा होगा, ये सवाल भी मैं बहुत ऐसे देखती हूँ। तो इससे क्या भारत को आगे फायदा होगा, और बनना ना बनना एक होता है ना कि अरे नहीं भी बन रहे हैं तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर बन जाता है तो क्या क्या फायदे हैं? देखिए, बात ये कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नेंस, फिर उसके बाद कमिश्नरेट लेवल का गवर्नेंस, फिर उसका स्टेट लेवल का गवर्नेंस, फिर यूनियन लेवल का गवर्नेंस, अब उसके बाद वर्ल्ड गवर्नेंस, यही 3 लेवल बचा है, तो कुछ बचा नहीं। तो आप अगर पहले क्या होता था कि अब जैसे दोहा में कतर में दोहा में जो तालिबान का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है, इंडिया हैज अ स्टेक इन अफगानिस्तान। तो अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान कहता है कि हम दोहा में जो कर रहे हैं उसमें इंडिया को नहीं शामिल होने देना चाहते, फिर क्या कीजिएगा आप? तो पॉइंट ये कि फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी अगर आप अपने घर में डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको बाहर की ऐसी फोर्सेस जो अनडेमोक्रेटिक है, जो एंटी फ्रीडम है, उनसे तो आपको सीखना, अपने आप को रोकना पड़ेगा ना। तो उसमें वर्ल्ड गवर्नेंस में आपका से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब आप वर्ल्ड गवर्नेंस में एक दूसरे का साथ दे रहे होंगे तो फिर आपका ना एक वर्ल्ड लॉबी अपने आप बनने लगती है। जैसे जनरल असेंबली में इंडिया की लॉबी है, इंडिया कैन कैरी अ रिजोल्यूशन, इंडिया कैन कॉज अ रिजोल्यूशन टू बी डंप्ड। हालांकि रिसेंटली एक रिजोल्यूशन में वो फेल हुए हैं जनरल असेंबली में, जो इट वाज रिगार्डिंग कंडेमनेशन ऑफ 7 अक्टूबर अटैक ऑन पैलेस्टाइन। वो चाहते थे कि जो रिजोल्यूशन आया है जनरल असेंबली में उसमें ये इजराइल के ऊपर जो अटैक किया था हमास ने, उसका भी मेंशन हो। वो उसके लिए कनाडा ने रिजोल्यूशन को मूव किया था, इंडिया ने भी उसका साथ दिया था, बट स्टिल कुडंट कैरी द डे बिकॉज एंटी जूइश लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। तो बॉटम लाइन कहने का ये है मेरे कि फायदे ये हैं कि आपका वर्ल्ड गवर्नेंस में से होगा। आप अभी तक पिछले 900 साल तक आपके ऊपर आपने गुलामी को फेस किया है। 200 साल मुगलों की गुलामी, 200-300 साल ऐसे इधर उधर से जो इस्लामिक आक्रांता है उनकी गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद कम्युनिस्टों की गुलामी। पहली बार इंडिया अपनी लोकल फिलॉसफी से गवर्न हो रहा है 2014 ऑनवर्ड्स। तो अब इसमें यह कि अगर आप अपना, दुनिया भी कह रही है कि इंडिया यार एक इतना बड़ा कंट्री है, और अगर आप प्ले नहीं कर रहे हो रोल, आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतने ज्यादा क्लाउड है, वेस्ट एशिया इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रखा है वेस्ट एशिया ने। आप देखें वेस्ट एशिया में, देखिए वेस्ट एशिया एक पाथ ऑफ रिफॉर्मेशन के, उसमें सलमान साहब ने डिसाइड कर लिया कि हमें रिफॉर्मेशन के पाथ पे जाना है, और उसको एग्जिबिट भी किया है। दुबई ने पहले मंदिर खोला, फिर अबू धाबी ने मंदिर खोला, फिर सलमान साहब का ये स्टेटमेंट कि हम हदीसों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फिर वो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन की ओर सऊदी अरेबिया को ले जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे लेकर शॉप खोले हैं, उसके बाद महिलाओं को उन्होंने गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया है। तो आई मीन द मैन इज विजनरी, और उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में इसको यूरोप बना देंगे। तो एंड ही इज रेडी टू वर्क अंडर इंडिया, क्योंकि ये जो इंडिया यूरोप और इजराइल जो कनेक्टिविटी हो रही है उसका तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सऊदी अरेबिया है। तो वेस्ट एशिया हैज एक्सेप्टेड कि भाई इंडिया की लीडरशिप में हम काम करने को तैयार हैं। और आप देखिए कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, क्योंकि इंडिया में एक बात फैलाई जाती थी कि अगर आप राम मंदिर बनाओगे तो ये जो अरबिक कंट्री है ये आपको तेल देना बंद कर देंगे, ये आपके ऊपर अटैक कर देंगे, इस टाइप के माइंडसेट को बनाया गया था। राम मंदिर बना, उसके एक हफ्ता पहले यूएई के जो वो है मोहम्मद बिन जायद साहब, वो इंडिया आए और उन्होंने बकायदा रोड शो में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद गुजरात का वाइब्रेंट समिट जो था, वाइब्रेंट इंडिया या गुजरात वाइब्रेंट करके जो समिट होता है, उसमें उन्होंने एक स्पीच भी दी। नॉर्मली वो बादशाह टाइप का उनका माइंडसेट है, तो वो लोग पब्लिक से स्पीच नहीं करते बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन रॉयल या अनरॉयल। बट ही डिड डिलीवर दैट स्पीच, ही डिड बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेशन। दैट मोदी जी ने वो जो उनका एक तरीका है भाई, सबको वो प्रोसेशन में जो है इधर इतनी जनता दिखा देते हैं कि एक लीडर तो भैया ओवरवेल्म हो जाता है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अब इंडियन में पॉइंट तो है ना, आपके पास इतना रिसोर्सेज, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में पार्ट नहीं लेना चाहते, आप बैठते हो कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, अमेरिका जाके उधर बमबारी करे, इधर बमबारी करे, अमेरिका को गालियां भी देनी है। आप जब वर्ल्ड गवर्नेंस करोगे तो गालियां तो आपको भी पड़ेंगी, बिकॉज सब कहेंगे ये तो अपना देख रहे हैं। मगर रोल तो प्ले करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, 3rd का दांव ताल ठोक रहे हो, और 2050 तक आप दुनिया की 3 टॉप मोस्ट इकोनॉमी में होना तय है। आपसे बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं होगी सिवाय अमेरिका और चाइना के। आप 15-20 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि जी हम अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, तो नहीं चलेगा ना।
आपको तो करना पड़ेगा गवर्नेंस में, पैसा आपके पास है। अभी इस बार अभी इंडिया ने क्या किया कि यूएन का जो कंट्रीब्यूशन था उसको कम कर दिया। यूएन इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको हमारी बात नहीं करनी है, आपको हमारी रिजोल्यूशन, आपको हमारा अगर मेंबरशिप नहीं करवाना, अपनी बात करवानी है, तो हम नहीं देंगे अपना पार्टिसिपेशन, अपना जो, बिकॉज यूएन में योगदान देने वाले पैसे देने की जो क्षमता है जिससे कि यूएन काम करता है, वो तो मुश्किल से 15, 20, 25 कंट्रीज के पास है। यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया, ऐसे जाके मुश्किल से 25, चले मान ले 40-50 होंगी जिनके पास बढ़िया पैसा देने की क्षमता है। बाकी किसी के पास पैसा देने की क्षमता नहीं। बाकी ने अगर इंडिया ने अगर बजट कर्टेल कर दिया, उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जी। और दुनिया भर में जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो शांति सैनिक होते हैं वो भारत के ही जाते हैं। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि भारत कहीं पर भी किसी भी मकसद में दुनिया का भला करने का जो भी मकसद हो उसमें कभी भी भारत पीछे नहीं होता। लेकिन मगर यही प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कहते हैं, इंडिया कहता है हम यूएन पीकेएफ के अंडर में तो जाएंगे, हाँ, मगर ऐसे हम नहीं जाएंगे। जैसे कहा गया कि अफगानिस्तान में नहीं चला जाएंगे, वो इंडिया की कंडीशन है। जैसे वी वांट टू प्ले आवर रोल बट थ्रू यूएन पीकेएफ, लेकिन यूएन की रिलेवेंसी खत्म होती जा रही है। तो वो है कि पीस कीपिंग से ज्यादा आपको लॉ इन्फोर्सिंग का भी जो क्या कह लीजिए उसको, जो प्रोग्राम्स हैं या जो मिशंस हैं, वो इंडिया लेते ही नहीं है कभी। तो वो एक प्रॉब्लम है। आप हमेशा ब्लू टोपी पर रखना चाहते हो, दुनिया कहती है ब्लू के अलावा अपनी टोपी में भी आओ कभी। इंडिया कहता है ना, एनी आर्म फोर्सेस ओनली अंडर द यूनाइटेड नेशन स्कीम एंड दैट टू फॉर पीस कीपिंग, not for peace enforcing, not for maintaining law and order, only peace keeping. Peace keeping है बहुत restricted, उसमें आप कुछ provocative कर नहीं सकते। आपको एक जगह दी जाती है, उस जगह की सिक्योरिटी का मेंटेन आपके ऊपर करना होता है। आपका काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये करना वो करना। You are very defensive with your approach in peacekeeping missions. They are very negative in its approach. They are not positive. I mean, in positive in the sense, the power in the peacekeeping soldiers are not very high. वो बहुत लिमिटेड रहता है। जी बिल्कुल, वो बहुत लिमिटेड रहता है। और ये भी एक पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हमने देखा कि 3 हफ्ते पहले एलन मस्क साहब ने भी इस बात को एडवोकेट किया कि भारत का होना चाहिए परमानेंट सीट। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रांस और टर्की का भी आता है। और इसमें जो मैं सबसे बड़ा देखती हूँ, और हमेशा से मैंने जो आपने भी, या दुनिया ही इस बात को देख रही है, और हमारे एस जयशंकर साहब ने तो खुलकर इस बात को कहा था कि किस तरह से चाइना ब्लॉक करता है यूनाइटेड नेशन में हमारी परमानेंट सीट को। कैसे देख रहे हैं आगे? अब जिस तरह से ओपन चैलेंज किया गया है भारत की तरफ से, और खुलकर कह दिया गया है, और लगातार भारत जो है इस बात को उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में हमारी स्थायी सदस्यता क्यों नहीं है और कब तक होगी। तो एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ही अमेंडमेंट, आपने कहा कितना डिफिकल्ट है, वो ही हो जाए, और उसके बाद भारत का वहां पे स्थायी सदस्य होना। आगे के लिए, भविष्य के लिए आप क्या पॉइंट देख रहे हैं? कोई एक्शन लेगा यूनाइटेड नेशन में, कुछ सुधार होगा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है, काफी डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है उनका जो प्रोसेस है। असेसमेंट ऐसा नहीं, मैं यूएन को एक बहुत सफल एजेंसी मानता हूँ, और उसका रीजन है कि यूएन के पास कुछ पावर नहीं है, मगर यूएन ने माइंडसेट बदलने का काम तो किया है ना। कोई भी कंट्री अब वॉर पे जाती है तो कहती है यार हम सेल्फ डिफेंस के उसमें जा रहे हैं, हमने ये वायलेशन नहीं किया है, यूएन चार्टर के तहत में काम किया। नो वन सेज यूएन चार्टर आई डोंट केयर, पैर की जूती पे, नो वन सेज दैट। अब पॉइंट है कि क्या वॉर प्रिवेंट करने में यूएन चार्टर सक्सेसफुल है? कैसे कर लेगा? क्या है यूएन चार्टर के पास, या यूएन के पास क्या है? कुछ नहीं, एक सैनिक तक नहीं है उनके पास, वो क्या कर लेंगे? मगर यूएन चार्टर ने एक मानसिकता तो बना दी है कि लोग यूज ऑफ फोर्स को अब इंटरनेशनल रिलेशन का जो टूल है वो नहीं बनाते। इट्स नो मोर अ वैलिड पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की फोर्स, कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हमारे सेना लेकर के, नो वन टॉक्स लाइक दैट। And that way United Nations has been excessively successful. Of course it could not prevent all the wars, of course it couldn't prevent America Vietnam, America Afghanistan, Russia Ukraine, Russia Afghanistan, it could not prevent a Pakistan India war, China India war, many wars it couldn't prevent, but at the same time it did successfully prevent the world war. ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन के जो स्कीम्स थी उस चार्टर ने दुनिया के बच्चों के, आप जब लॉयर के रूप में ये पार्ट पढ़ाते हो तो ये घुस जाता है बच्चे के दिमाग में कि अब यूज ऑफ फोर्स इज नो। पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो फोर्स को एक लेजिटिमेट टूल समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का। वो आता है डायरेक्ट एक्शन डे और ये वो फोर्स ही हर चीज में आना, मेरी बात मानी तो फोर्स करो। तो वो उनके लिए भी एक सरदर्द है
और यही इंडिया कहता है कि टेररिज्म करने का मतलब इंडिया सिंपली वांट टू से कि ये इनडायरेक्ट लो इंटेंसिटी वायलेंस को इंडिया में कमिट करते हैं, जिसको टेररिज्म कहा जाता है। और वो उसको फुल स्केल नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी पता है यूएन चार्टर के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। यूएन चार्टर के ही कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो ये करते हैं कि हम नहीं करते हैं, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान से जाकर के इस एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इज अ वेरी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स इसकी सक्सेस का जो एनालिसिस होना चाहिए वो इस आधार पे होना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज और टूल्स एट द डिस्पोजल ऑफ यूएन है। यूएन डज एक्सरसाइज अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। यूएन की बात लोग मानते हैं भाई, 100 में 100 बात कोई किसी की नहीं मानता, लेकिन अगर 100 में 60 बातें भी मानी जा रही हैं तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव। क्या भारत में आईपीसी है तो रेप नहीं हो रहा? भारत में आईपीसी है तो मर्डर नहीं हो रहे? क्या हो रहा है? सब हो रहा है। पॉइंट ये है कि आईपीसी है तो सजा मिल रही है, ठीक है ना। लोग आईपीसी के द्वारा दिए गए, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इसकी विश्वसनीयता है और उसकी प्रभावशीलता है, उसको उसमें और सुधार करने, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से आपने जो भी बताया, इस वक्त कहीं पर भी अगर जंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव और उसका एक नेगेटिव भी रहता है कि यूएन में अगर कोई रेजोल्यूशन आया तो जैसे चाइना का हमेशा देखा, मसूद अजहर जैसे आतंकी को भी वहां पर उसके लिए भी वो वेटो लेकर आ जाते हैं, वो उनके जाती मफाद के लिए, तो वहां उसको रोक दिया जाता है। तो ये इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं वो उसके नेगेटिव पॉइंट में भी चली जाती हैं। तो दोनों ही चीजों को जब आप मद्देनजर ये रखते हुए कहेंगे भारत कि इस बात को उठाता है। जी। जब आप ये कहेंगे कि यूएन एज अ मैकेनिज्म अनसक्सेसफुल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पर्पज है प्रियम्बल में जो दिया गया, उसका मेन पर्पज है कि जो स्कर्ज ऑफ वॉर है वो ना हो। तो वो एक पैरामीटर आ जाता है। ऐसे तो आप बाकी देखें तो यूनाइटेड नेशन हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, आईसीजे हैज बीन सक्सेसफुली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, इकोसॉक के बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो इन्होंने, आप यूनेस्को का नाम हर जगह सुनती है, ये यूनेस्को प्रिजर्व साइट है, ये है इकोसॉक ने आईसीसीपीआर, कन्वेंशन अगेंस्ट विमेन, कन्वेंशन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल दैट, बहुत सारे सीडॉर ये सब दिया है उन्होंने। तो these are things happening that way. The UN is undoubtedly a very successful, जो पूरा यूनाइटेड नेशन लीगल फ्रेमवर्क ने में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो तो अतुलनीय है। जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं यूनाइटेड नेशन की एफिकेसी पे, प्रभावशीलता पे, वो प्रिवेंशन ऑफ वॉर को लेके उठते हैं, क्योंकि दैट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप उसका जब चार्टर का प्रियम्बल पढ़ेंगी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड नेशन is here to prevent the scourge of war that our successive generations has seen in a very quick succession, something like that. preamble उसका ऐसे कुछ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसकी आलोचना में मैं इसीलिए मैं ये सवाल करती हूँ क्योंकि हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं उनके भी सवाल आते हैं, तो जहन में बिल्कुल एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबके जहन में ये सवाल आते हैं। जैसे अभी नवंबर में ही हमने देखा था ना, शायद हमने पता नहीं आपके साथ डिस्कस किया था या इस पर कुछ बात हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र मंच पर जिस तरह से हमने देखा था पाकिस्तान ने भारत को हराया था और बम्पर वोटों से उसको जीत मिली थी। और क्या हुआ था कि पाकिस्तान में तो खुद ही जब हम देखते हैं कि वहां पर जो गैर मुस्लिम है उनकी इबादतगाह सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहीं पर उसको यूनेस्को में वहां पर उपाध्यक्ष पद के लिए वोट मिल जाते हैं, तो यहाँ आलोचना भी होती है और सवाल भी खड़े होते हैं। तो भारत स्ट्रांगली इन चीजों को भी पॉइंट करता है। इसमें तो यूएन का तो इसलिए कोई गलती नहीं है ना। यूएन में तो वोटिंग जो कर रहे हैं मेंबर स्टेट उनकी गलती है, उसमें यूएन क्या गलती है? भाई प्रधानमंत्री पोजीशन तो आप बनाइएगा, प्रधानमंत्री गलत आदमी बन जाए तो उस आदमी की गलती है, हमारे प्रधानमंत्री पोजीशन की थोड़ी गलती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री की तो गलती नहीं है। तो आई डोंट थिंक वो तो वैसे यूनाइटेड, अब सऊदी अरेबिया फॉर गॉड से उसको ह्यूमन राइट्स कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है ना। तो अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल या जो भी था उसका उसको अध्यक्ष बना दिया था, तो होता है। अब आपको इकोसॉक में जैसे जनरल असेंबली में सारे के सारे कंट्रीज मेंबर होते हैं, इकोसॉक में अगर मैं गलत नहीं तो 54 या 55 ही मेंबर होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सारे कंट्रीज नहीं बैठते हैं ना, सिर्फ 54 या 55 मेंबरशिप है। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 10-15 मेंबरशिप है। जनरल असेंबली में सारी मेंबरशिप है। तो उसको देखते हुए वो कई बार वोटिंग की भी रियलिटी रहती है। देखिए वर्ल्ड कोई आइडियलिस्टिक प्लेस नहीं है, आइडियलिज्म की ओर हम जा रहे हैं। हम आप जिस माहौल में रहते हैं बहुत पीसफुल है, इसमें यूएन का कंट्रीब्यूशन है। वरना पहले उधर से मंगोल उठे, उन्होंने गर्दनें उड़ा दी, पूरा आधा का आधा शहर, वो तो हमारे आपकी किताबों में नहीं बताया, शहरों में लाशें बिखेर देते थे वो। ये सब तो नहीं होता ना। अब उसका समय ही चला गया। आप जहाँ जाके सेंट्रल एशियंस का बिहेवियर देखिए, दे हैव बिकम वेरी डोसाइल।
वही सेंट्रल नेशन जो कि आके दुनिया भर के लोग हत्याएं, मारपीट, ये वो जो भी आइडियोलॉजी के लिए किया पर किया ना, बट आज वो सेंट्रल नेशन जो हैं वो उस तरीके से नहीं बिहेव करते। मैं सेंट्रल एशिया में रह के आया हूँ, दे हैव बिकम वेरी डोसाइल। पॉइंट मेरे कहने का ये मतलब है कि यूनाइटेड नेशन का कंट्रीब्यूशन एज अ सिस्टम देखिए, वोटिंग में क्या हो रहा है वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक है, रियल पॉलिटिक है। पाकिस्तान इज हियर टू स्टे। आपको क्या लगता है सब इंडिया से प्यार करेंगे, पाकिस्तान से प्यार नहीं करेंगे? बहुत से लोग हैं जो, बहुत सी कंट्रियां जो इंडिया को पसंद नहीं करेंगी। वो ऑब्वियस है भाई, यास्मीन जी को 100 में 100 लोग प्यार करेंगे तो संभव नहीं है। 100 में से 40 लोग हमेशा ही होंगे जो आपको और हमको गाली देके जाएंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स तो वो 40 लोग जो गाली दे रहे हैं, वो 40 लोग किसी को कई बार उनकी गोटी लग गई, उन्होंने पाकिस्तान को इलेक्ट करवा दिया। तो इट्स अ रियल पॉलिटिक्स, दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स। तो अब इंडिया में सब कोई मोदी जी को वोट तो नहीं देने जा रहा है ना, लोग तो हर आइडियोलॉजी को वोट देंगे जो जिसको जो पसंद आ जाए। So that's how democracy functions, and it has place for everything, evil as well as good. That's the beauty of democracy. It gives place to every ideology, even anti-democratic. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। और आपने ये रियल पॉलिटिक्स की बात की, बिल्कुल यहाँ पर ये भी हम लोगों को समझना होगा। अच्छा, आपसे सवाल करके यही हो जाता है कि आप दोनों ही पक्षों के सवाल हो जाते हैं और आप उसको डीपली उसको हमें एक्सप्लेन कर देते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। रियल पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो केवल आदर्श या नैतिक विचारों को ही नहीं, वहाँ व्यावहारिक विचारों को भी एक प्रणाली को स्थापित करना होगा। और यूएन में जब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ सुधार की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अमेंडमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, भारत की स्थायी सदस्यता की ज़रूरत है, तो वहाँ ये सारे सवाल दोनों ही सूरत हाल में बनते हैं कि क्या-क्या उसके अच्छे काम भी रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और क्या-क्या अभी उसमें और बेहतरी की तरफ जाना उसको बाकी है। और ऐसे में भारत की मजबूत दावेदारी जो है और उसका समर्थन भी भारत को मिल रहा है, तो वो चीज़ें भी देखने लायक हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मुद्दा है जो समय-समय पर खबरों में छाया रहता है, लेकिन मसला यही होता है कि जो आर्टिकल्स इसके हर कोई नहीं पढ़ता है, यूएन चार्टर सबने नहीं पढ़ा होता है। चीज़ें समझना थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हमारा मकसद यही होता है कि हम लोगों के लिए, हमारे जो प्यारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े, वो उन चीज़ों को हम सबके लिए आसान कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा के लिए आपने इसको बहुत आसान कर दिया। और जो आपने बताया कि इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स चलती है और क्या रियल पॉलिटिक्स है, उसको भी समझना होगा, तो वो तमाम चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। बहुत शुक्रिया, इन फ्यूचर दोबारा आपके साथ जुड़ूँगी किसी और मुद्दे पर। बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिंद।